हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे राज्य में सैलाब से तबाही मची हुई है। शिमला से सामने आई खौफनाक तस्वीरें देखिए। खाल टुनाला इलाके में भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। पल भर में भरभरा कर पहाड़ गिरा, जिसके बाद सड़क पर भारी मलबा आ गया। पहाड़ के दरकने की लाइव तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। हिमाचल के हालात बता रही हैं। पूरे हिमाचल में जगह जगह हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। दूसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद लगातार कई जगह भूस्खलन हुए, जिसके चलते सड़कों की हालत क्या हो गई है वो इन तस्वीरों में देख लीजिए। जिले के रोपसंग नाले में बाढ़ से बड़ी बड़ी चट्टानें और मलबा मुख्य सड़क पर आ गया, जिसने मनाली केलांग ले हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया। जहां हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है, तो वहीं निचले इलाकों में रहने वालों की मुश्किलें भी कम नहीं हैं। रामपुर, ननखड़ी और सराहन के इलाकों में जमीन धंसने से सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है। बड़ी संख्या में लोग मकान में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोग अपने घरों में दरार देखकर दहशत में हैं। मेरे बुजुर्गों ने तथा मैंने अपनी पूरी पूंजीपति लगाकर इसको बनाया है। हम जो है हिमाचल गवर्नमेंट से और तथा सेंटर की गवर्नमेंट से आग्रह करते हैं कि हमारी दाहिनी दशा को देखते हुए हमारे को दूसरी जगह में बसाया जाए, जमीन के बदले जमीन दिया जाए। से अनुरोध करूंगा कि उनके लिए उचित से उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करें। इन इलाकों में रिहायशी कॉलोनी भी असुरक्षित हो गई है। राज्य सरकार के आकलन के हिसाब से हिमाचल में बाढ़ से अब तक 4,635 करोड़ का नुकसान हो चुका है और 122 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये हिमाचल प्रदेश के हालात आपने देखे, जहां पर मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही और इसके अलावा किसान भी हिमाचल प्रदेश के काफी ज्यादा परेशान और संकट में हैं। बारिश और बाढ़ के बाद हुई बर्बादी की वजह से किसान गुस्से में अपनी सेब की फसलों को नाले में फेंक रहे हैं। आखिर किसान ऐसा करने को मजबूर क्यों हुए, इसकी वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। हिमाचल में बरसी मूसलाधार बारिश से मुसीबत सिर्फ स्थानीय टूरिस्ट के लिए ही नहीं है, बल्कि किसानों के सामने भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि शिमला के लिंक रोड पर किसानों ने सेब नालों में फेंक दिए, जिसके बाद लिंक रोड पूरी तरह से बंद हो गई। हिमाचल प्रदेश में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि किसान जो हैं अपने एप्पल नदी में फेंक रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि हम एप्पल्स इसलिए गिरा रहे हैं नदी में क्योंकि रोड जो है वो पूरी तरह बंद है। वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ग्राउंड पर उतरी और किसानों से बात की, जिसके बाद नालों में सेब फेंकने की सच्चाई सामने आई। सेब के बागवानों का कहना है कि हिमाचल में बाढ़ और बारिश के बाद सड़कों के खस्ता हाल के चलते ज्यादातर सड़क बंद है, जो किसानों के सामने बड़ी चुनौती बन गई है। किसान अपना सेब मंडियों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं और रोजी रोटी चलाने के लिए जो किसान मंडियों तक पहुंच भी रहे हैं, तो उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है, जिसके चलते राज्य सरकार की कुव्यवस्था से किसानों ने अपनी सेब की फसल को नाले में फेंक सुखू सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। आप देखेंगे इतने दूसरी जगहों पे फ्लड्स आए हैं, डेथ्स हुई है, वो पूरी तरह हाईलाइट हो गया और वहाँ युद्ध स्तर पे काम चला हुआ है। हमारे तो इतने महीने हो गए, पर महीने से ऊपर हो गया है फ्लड आए हुए। जो सड़कों पे मलबा पड़ा है वो अभी तक वैसा ही है। दिक्कत तो मैम बहुत है जी, बहुत है। रोडों की कंडीशन माड़ी है। मौसम अगर लगता रहा तो रोड कभी भी बंद हो सकता है। बिल्कुल सिंगल वे रोड है, बड़ी ट्रक कोई नहीं आ रहे। उधर सीएम सुक्खू ने किसानों से वादा किया है कि सेब बेल्ट की रोड को खोलने का काम तेजी से चल रहा है। कुछ सड़कें अभी भी अवरुद्ध है, कई जगह सड़कें बह ही गई है। तो जो सड़कें बह जाती है तो जिसकी जगह है वो जगह करने में आनाकानी कर रहे हैं। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी जगह भी एप्पल को टेम्परेरी जाने के लिए आप दे दीजिए। तो उस मामले में कुछ सड़कों में ऊपर हमारे अवरुद्ध है, तो पर हम कोशिश करेंगे कि उनको मनाकर जब तक सड़क और नहीं बन जाती है उनकी जगह से लिंक रोड जैसा बनाकर सेब के ट्रकों को निकाला जाए। प्रदेश में बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण लगभग 1600 से ज्यादा जिलों और गांवों को जोड़ने वाली सड़कें ठप हैं, तो वहीं 450 हाईवे बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बंद किए गए हैं।
तो देश के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों बारिश आफत बनकर बरस रही है और मध्य प्रदेश में तो ये बाढ़ और बारिश जान लेने पर आमादा है। जी हाँ, कहीं पर लोग डूब रहे हैं तो कहीं शहर और गांव में पूरी तरह से पानी भर चुका है। मध्य प्रदेश के लोगों के सामने भी इस वक्त बहुत बड़ा संकट है, आप भी देखिए। पूरे मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव है। राज्य के कई जिलों में बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। नदी नाले उफान पर हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई इलाकों में लोग जान जोखिम में डालकर घरों से निकल रहे हैं। ग्वालियर जिले के भितरवार अनुविभाग में पार्वती नदी में 2 आदिवासी युवक बह गए। इनमें से एक युवक की डूबने से मौत हो गई तो वहीं दूसरे को गोताखोरों की मदद से बचा लिया गया है। दरअसल इलाके में पार्वती नदी उफान पर है। सुकुडू नाम का शख्स अपनी बहन के घर गया था, जहां से वापस लौटते हुए नदी पार करते वक्त ये हादसा हुआ। गोताखोरों ने कई घंटों तक शख्स को ढूंढने के लिए सर्च अभियान चलाया, लेकिन डूबे एक शख्स को बचाया नहीं जा सका। यहाँ नदी में क्रॉस करते समय वो बह गया नदी में, जिसकी सर्चिंग चल रही है। तो उधर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में अपर वेदा बांध पर पानी का लेवल मेंटेन करने के लिए खोला गया तो अचानक हाइड्रोलिक गेट खराब हो गए। हाइड्रोलिक गेट खराब होने से हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही मौके पर प्रशासन पहुंचा और निचले हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया। इस बांध से लगातार पानी वेदा नदी में जा रहा है, जिसके चलते वेदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इलाके में 2 गुटों में झड़प के बाद जबरदस्त तनाव पसरा हुआ है और नूह के बाद सोहना में भी हिंसा हुई है। जी हाँ, हालात वहाँ पर ऐसे हैं कि नूह में धारा 144 लागू कर दी गई और गुरुग्राम से लेकर के दिल्ली तक सब कुछ अलर्ट पर कर दिया गया। हरियाणा के नूह में जो हिंसा फैली उसकी आग पड़ोसी जिलों तक पहुंच गई। ये तस्वीरें गुरुग्राम जिले के सोहना की हैं, जहां जमकर आगजनी हुई। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। ये तस्वीरें दिखा रही हैं यहाँ के हालात कैसे हैं। सोहना में भी कुछ लोगों ने पथराव करने की कोशिश करी थी, उसमें भी अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है और हम बाकी गुड़गांव में भी पूरी पुलिस पूरे तरीके से तैनात है और सोशल मीडिया की प्रॉपर मॉनिटरिंग चल रही है। कई जगह पुलिस पर भी पथराव हुआ। नूह, सोहना समेत कई इलाकों में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। नूह में धारा 144 लगा दी गई है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि लोग अफवाह न फैलाएं। खबर है कि हालात काबू में करने के लिए केंद्र नूह जिले में हिंसा प्रभावित क्षेत्र में 3 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स एयर ड्रॉप करेगी। पुलिस को फोर्स को एयर ड्रॉप कर रहे हैं वहां पर और जल्दी सारों को रेस्क्यू किया जाएगा। और हमने मेवात का इंटरनेट भी बंद कर दिया ताकि लोग अफवाहें ना फैलाएं। और मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि वहाँ पर शांति बहाल करें। इस बीच नूह के नल्लड़ मंदिर में फंसे बजरंग दल और बीएचपी के करीब 300 कार्यकर्ताओं को निकाला गया। पुलिस ने बसों से उन्हें गुरुग्राम पहुंचाया। नूह से सटे इलाकों में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में भी अलर्ट है। दिल्ली पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। संवेदनशील इलाके में खास निगरानी रखने को कहा गया है। नूह जिले में जिस तरीके से शोभा यात्रा के ऊपर पथराव हुआ और उसके बाद जिस तरीके से जो आग लगी, उसके बाद आप देखिए दिल्ली पुलिस की जो तमाम गाड़ियां हैं वो पीछे आपको नजर आएंगे। कुछ इस तरीके से जो गश्त है वो कर रही हैं और इलाके में इसी तरीके से अलग अलग जगहों पे बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी भी तरीके से जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो दिल्ली में ना बिगड़े। नूह में आज प्रशासन दोनों समुदाय के लोगों के साथ बैठक करेगा ताकि हिंसा और तनाव खत्म हो। तो सोमवार की सुबह से लेकर के देर शाम तक दोपहर से ये बवाल शुरू हुआ। उपद्रवियों ने जमकर बवाल किया और देर शाम तक ये बवाल चलता रहा नूह में। और इन दंगाइयों ने पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा। वैसे ये पूरा दंगा शुरू क्यों हुआ था, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो सब कुछ आज रिपोर्ट में देख लीजिए। जलती हुई गाड़ियां, दूर से दिख रहा धुएं का गुबार, बेतहाशा पथराव, सड़क पर मौजूद भीड़, पुलिस की भारी तैनाती। ये नजारा सोमवार की दोपहर हरियाणा के नूह इलाके का था। 50 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हैं। ऐसे हालात क्यों बने, हम आपको इसकी वजह बताते हैं। सोमवार को नूह में हिंदू संगठनों ने ब्रजमंडल यात्रा का आयोजन किया था। इस यात्रा का ऐलान भी पहले कर दिया गया था। पुलिस की सुरक्षा के बीच यह यात्रा निकाली गई।
लेकिन नूह जिले में ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव हो गया। इसके बाद हालात खराब हो गए। नूह के तिरंगा पार्क से शुरू हुई हिंसा 2 घंटे में पूरे शहर में फैल गई। कुछ घंटे तो उपद्रवियों ने शहर को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। उपद्रवियों के आगे पुलिस भी पूरी तरह बेबस नजर आई, क्योंकि दंगाइयों ने पुलिस को भी निशाना बनाया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने फिर दंगाइयों को खदेड़ा और हालात को सामान्य करने की कोशिश की। इस मामले पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभी लोगों से प्रदेश में शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। दोषी लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं नूह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने इस दंगे को पुलिस की नाकामी करार दिया। आज के दिन जो है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और ये घटनाएं जो हैं बहुत ही जो है इनका जो नुकसान जो है बहुत व्यापक नुकसान है। एक बार नाम बता दीजिए अपना। आफ्ताब अहमद, विधायक नूह। अच्छा सर, ये आज जो घटना हुई है इसको लेकर सोशल मीडिया पे लगातार इनपुट दिए जा रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कहूँगा सारी प्रशासनिक फेलियर है हरियाणा। दूसरी तरफ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो हमारा उद्देश्य है शांति स्थापित करना, और मैं सबको अपील भी करना चाहता हूँ कि शांति वहाँ पर स्थापित की जाए। और उसके बाद हम देखेंगे अगर कहीं पर कोई कमी रही है या किसी की गलती रही है तो हम उसके बारे में सोचेंगे, कार्रवाई करेंगे। और बात महाराष्ट्र के ठाणे की करते हैं, जहां एक बड़ा और दुखद हादसा हो गया है। यहां पर शाहपुर के पास एक गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 15 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 मजदूर घायल हो गए हैं। जी हाँ, आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर ये पूरा हादसा हुआ और इस हादसे पर पुलिस ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। हाँ, तो ये महाराष्ट्र के ठाणे से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राहत और बचाव का कार्य जारी है। दरअसल शाहपुर के पास ये गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिर गई, जिससे 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। इन 4 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वाकई दिल दहला देने वाली हैं। समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे के तीसरे चरण का दरअसल निर्माण का काम चल रहा है और इसी काम में मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था, और तभी इस मशीन के गिरने से ये मजदूर इसकी चपेट में आ गए, इसकी जद में आ गए, जिसकी वजह से 15 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। वाकई ये दिल दहला देने वाला एक जो घटना है, उसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। 4 मजदूरों की मौत के बाद पहले और उसके बाद फिर जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़े और 15 मजदूरों की कुल अभी तक बताया जा रहा है जो अपडेट है मौत हो चुकी है। 4 को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां पर दुखद सड़क हादसा हुआ। तंगनार की ये खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर सड़क हादसे की बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। हादसा इतना भयानक था कि इसकी चपेट में इलाके में बना सैनिक कंपाउंड भी आ गया। चलिए आपको इस सड़क हादसे की तस्वीरें दिखा देते हैं। सड़क पर पहले सब कुछ सामान्य लग रहा है, फिर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। अपनी टीवी स्क्रीन पर सड़क हादसे की ये डराने वाली तस्वीरें देखिए। फुल स्पीड में दौड़ रहा ये ट्रक सीधे आर्मी कैंप की दीवार से जा टकराया। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के तंगधार से सामने आई हैं, जहां एक बेकाबू ट्रक सेना के कंपाउंड में जा घुसा। जैसे ही यह हादसा हुआ तो हड़कंप मच गया। आसपास के लोग और कंपाउंड में मौजूद सैनिक दौड़ पड़े। भीषण एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस दर्दनाक हादसे में 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। घायलों में 3 लोगों की हालत गंभीर है। यह हादसा जहां हुआ वहां सेना का कंपाउंड था, जिसके चलते एक्सीडेंट होते ही सैनिकों ने तुरंत ट्रक में फंसे लोगों को बाहर निकाला। ट्रक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जैसे ही वो दीवार में घुसा तो तार टूटने से बिजली भी चमकी, जिसकी वजह से ट्रक में बैठे लोग बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब बात करते हैं सूरत की, जहां देर रात एक तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को कुचल दिया। हिट एंड रन की घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जी हाँ, पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसी सड़क पर परेड भी निकाली। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। आपने इस तस्वीर को देखा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो इस तस्वीर को दोबारा देखिए। अब हम आपको पूरा मामला समझाते हैं।
सूरत में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। अगर आप तस्वीर को शुरुआत से देखेंगे तो आपको सड़क पर सब कुछ सामान्य नजर आएगा। लोग सामान्य तौर पर आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन तभी सड़क के दूसरी तरफ एक तेज रफ्तार कार आती हुई दिखाई देगी। कार कई लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। सड़क पर खड़े लोग सन्न रह जाते हैं। कुछ लोग डिवाइडर पार कर मदद के लिए आगे आते हैं। हादसे के तुरंत बाद मौके पर पुलिस पहुंची। हिट एंड रन के इस मामले में 6 बाइक सवार जख्मी हो गए। दुर्घटना के तुरंत बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में लिया। तेज रफ्तार कार चलाने वालों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने उसी सड़क पर आरोपी की परेड निकाली। आरोपी हाथ जोड़कर सड़क पर चल रहा था और लोगों से माफी मांग रहा था। श्वेता, आपने भी अपने आसपास और सोसाइटी में देखा होगा कि कई बार ऐसे बुलेट से साइलेंसर से पटाखे की तेज आवाज जैसी कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे काफी परेशानी और डिस्टर्बेंस भी होता है लोगों को। दरअसल लोग अपनी साइलेंसर को मॉडिफाई करवा लेते हैं अलग अलग आवाजों के तहत, लेकिन अब पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। हापुड़ में मॉडिफाइड साइलेंसर्स के साथ पुलिस ने क्या किया है वो इस रिपोर्ट में आप देखिए। आपको भी बुलेट से पटाखे की आवाज निकालने का शौक है? सड़क पर चलते हुए आप भी लोगों की मुसीबत का कारण बनते हैं, तो सावधान हो जाइए। अब ऐसे उचक्कों पर पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस कहीं से भी ध्वनि प्रदूषण करने वालों को छूट देने के मूड में नहीं है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस ने ऐसा कुछ कर दिखाया जिसकी मिसाल दी जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अराजकता फैलाने वाले अराजक तत्वों को कभी नहीं छोड़ता है। हापुड़ जिले में पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की है जो चर्चाओं में आ गई है। पुलिस ने बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाकर अराजकता फैलाने वाले युवाओं के साइलेंसरों को निकलवाकर उन पर रोड रोलर चलवा दिया। पुलिस मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने वालों के खिलाफ पहले से ही एक्शन मोड में है, लेकिन पुलिस को इससे कोई खास फायदा नजर नहीं आया। फिर हापुड़ पुलिस ने डायरेक्ट एक्शन का तरीका अपनाया। पुलिस ने 150 से ज्यादा बुलेट मोटरसाइकिल से मॉडिफाइड साइलेंसर को सीज कर लिया। इसके बाद एक साथ सभी साइलेंसरों पर बुलडोजर चला दिया गया। अब पुलिस मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले मैकेनिकों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी में है। और आगे हम आपको 7:27 पर दिखाएंगे दरिया में उफान पुल का काम। तमाम खबरें झटपट अंदाज में, लेकिन फिलहाल बात करते हैं सीमा हैदर की, जिसको लेकर एक फिल्म प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाने का इरादा किया है। हालांकि सीमा हैदर को लेकर के, इस केस को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा अभी जांच जारी है, जो भी सच सामने आएगा उसी हिसाब से एक्शन भी लिया जाएगा। सचिन के प्यार में सीमा पार कर भारत आई सीमा हैदर से लगातार पूछताछ चल रही है। बीते 5 दिनों से सीमा और सचिन अपने घर से लापता हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों अभी जांच एजेंसियों के शिकंजे में हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार सीमा हैदर और अंजू को लेकर खुलकर बात की। एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने सीमा सचिन के मामले पर जांच एजेंसी की रिपोर्ट के बाद एक्शन लेने की बात कही। ये सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार बाद में उसमें विचार करेंगे। एक भारत से भी एक लड़की जो है वो पाकिस्तान चली गई और उसने भी अपना देख रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं। 2 देशों से जुड़ा हुआ मामला है और संबंधित एजेंसियां इसमें काम कर रही हैं। दूसरी तरफ भारत से पाकिस्तान गई अंजू की शादी की तस्वीर सामने आई। साथ ही अंजू को घर, जमीन, पैसा और महंगे गिफ्ट मिल रहे हैं। अंजू को कई पाकिस्तानी कंपनियों ने जॉब और ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर दिया है। वहीं सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें हैं कि सचिन और सीमा के घर में खाने के लाले पड़े हैं। दोनों की गैर मौजूदगी में बच्चे खाने के लिए परेशान हो रहे हैं। ऐसे में अब सचिन और सीमा की मदद के लिए उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी सामने आए हैं। उन्होंने सीमा को काम का ऑफर दिया है। हमारे एल्बम सॉन्ग भी आते रहते हैं, तो हमने ऑफर किया है सीमा हैदर को कि अगर वो चाहे तो हमारे प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकती है। हम उसे काम दे सकते हैं और उसके बदले जो उसका मेहनताना होगा वो उसको हम दे देंगे। तो इस तरह से बेरोजगारी उनकी दूर होगी। मदद का हाथ हमने बढ़ाया है अपने जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस की तरफ से। और चलिए यूपी के बाराबंकी की एक खबर आपको दिखाते हैं, जहाँ पर एक शख्स ने दावा किया है कि उसने कई सालों तक अपनी पत्नी को पढ़ाया, लिखाया, लेखपाल बनाया और जब वो पत्नी लेखपाल बन गई तो तलाक मांग रही है। यानी कि ये खबर भी एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य जैसी ही दिख रही है। कहानी भी उनसे मिलती जुलती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए आप।
पत्नी को पढ़ाया लिखाया और जब वो लेखपाल बन गई तो मांगने लगी तलाक। ये कहना है बाराबंकी के रहने वाले अमरीश रावत का। ये कहानी सुनकर आपको एडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की याद आ गई होगी। अमरीश अपनी कहानी बताते हुए पुरानी तस्वीरें दिखाते हैं। बताते हैं कि कब उनकी शादी हुई और कब उनकी पत्नी दीपिका तलाक मांगने लगी। हमारी शादी हुई थी 2009 में दीपिका के साथ और शादी के बाद इंटर करके आई थी तो हमने इनको पढ़ाया लिखाया। वहाँ इंटर में भी बीएड करवाए 2013 में वहाँ ग्रामांचल से। तो उसके बाद इनके 2010 में बिटिया का हमारी जन्म हुआ जिसका नाम नंदिता है। उसके बाद 2018 में इनकी जॉब लगी वहाँ बस्ती में हरिया में लेखपाल का। उसके बाद 2019 में इन्होंने मुकदमा डाला हमारे खिलाफ तलाक का। अमरीश और उसके पिता का कहना है कि वो काफी गरीब हैं। उन्होंने दीपिका को पढ़ाने के लिए जमीन तक बेची, लोन भी लिया, लेकिन लेखपाल बनते ही दीपिका के हाव भाव बदल गए। 1 बीघा जमीन भी बेची हमने, तो 1 बीघा जमीन बेच करके इनको फिर आगे पढ़ाया लिखाया। जितना ही पढ़ना चाहती थी कोचिंग करवाई, लेकर भी जाते थे, मजदूरी भी करते थे, लेकर भी कोचिंग के लिए जाते थे। यहाँ वहाँ सारा दिन चलते रहते थे। अमरीश का कहना है कि तलाक की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी वापस नहीं लौटी। इस पूरे मसले पर अभी दीपिका की कोई टिप्पणी नहीं आई है। हालांकि दिल्ली में आज को शिकायत करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा। दरअसल इस रेप पीड़िता ने ये अपने साथ मिट्टी का तेल लेकर के एसपी ऑफिस पहुंची, वहां पर जमकर बवाल किया। इस रेप पीड़िता ने छत्तीसगढ़ पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साबित कर रहे हैं, पैसा लिया करके मैं कितना डरा आ चुकी हूँ, कुछ सुनाई नहीं रहा। रोती बिलखती और पुलिस स्टेशन के परिसर में खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग के हवाले करने पर आमादा पीड़ित महिला की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से सामने आई हैं। पीड़िता खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर आत्मदाह करने की कोशिश कर रही है। कहती जा रही है कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। दरअसल जिला मुख्यालय स्थित एसपी ऑफिस के सामने हंगामा कर रही महिला रेप पीड़िता है। उसका आरोप है कि पुलिस उसकी शिकायत नहीं सुन रही है। साथ ही महिला का आरोप है कि बलात्कार के आरोपियों को बचाया जा रहा है। पीड़िता का कहना है कि कई बार शिकायत लेकर थाने आने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई, तो महिला को आत्मदाह करने का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। इंसाफ ही नहीं मिल रहा सर। वहाँ गाँव में मेरे को सब चला साबित कर रहे हैं, पैसा लिया। मैं पैसा लेती तो यहाँ थोड़ी ना आती अपनी इज्जत खराब करने के लिए। क्या कैसे नहीं मिलेगा, मैं आग लगा मर जाऊंगी। जो 6 आरोपी उनके नाम से भी आग लगाऊंगी। सर जितने मेरा पुलिस सबके नाम लेते मैं आग लगाऊंगी। इस मामले में जून में कवर्धा जिले की पांडातराई थाना में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और अब पीड़िता का आरोप है कि पुलिस भी आरोपियों के साथ मिली हुई है। कवर्धा पुलिस अधीक्षक ऑफिस में एक रेप पीड़िता द्वारा आकर खुद पे मिट्टी तेल डालकर आग लगाने की जब कोशिश की जा रही थी तो वहां स्थित पुलिस कर्मियों ने तुरंत उसको रेस्क्यू किया। महिला द्वारा 2 साल से मुख्य आरोपी द्वारा शादी का झांसा देके उसके साथ दुराचार करने की बात कही गई थी, जिसपे त्वरित कार्रवाई करते हुए पांडातराई थाने में धारा 376(2)(9) बलात्कार एवं 294, 323, 506 आईपीसी के तहत मारपीट की एफआईआर त्वरित की गई। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ रायपुर के होटल में 6 लोगों ने बंधक बनाकर रेप किया। 6 में से एक आरोपी उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। इतना ही नहीं, आरोपियों पर पीड़िता के परिजनों से मारपीट करने का भी आरोप है। और याद रखिए कि 7:27 पर हम आपको दिखाएंगे खबरें बिल्कुल झटपट अंदाज में। फिलहाल बात करते हैं मध्य प्रदेश के देवास की, जहां 35 परिवारों के 190 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। और देवास के नेमावर तीर्थ में दरअसल इन सभी लोगों ने सनातन धर्म को अपनाया है। आइए रिपोर्ट देखते हैं। ये सनातन धर्म में वापसी है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास की हैं, जहां 35 परिवार के करीब 190 लोगों ने सनातन धर्म में वापसी की है। जिले के नेमावर तीर्थ में नर्मदा नदी में स्नान, मुंडन, हवन जैसी क्रियाएं हुई। वो शास्त्री जी के जब से संपर्क में आए तो उन्होंने अपनी परंपरा में पुनः आने का निवेदन किया। उस उपलक्ष्य में आज उनका 10 विधि स्नान करके पवित्र करके उन्हें वापस सनातन धर्म में
लिया गया है। बताया जा रहा है कि पहले करीब 4 पीढ़ी के इन लोगों के पूर्वजों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। इनका कहना है कि भले ही अपना धर्म बदला हो, लेकिन उनकी परंपराएं पुरानी ही थीं। इसी में से एक मोहम्मद शाह राम सिंह बन गए। मेरा नाम पहले था पूर्व में जो मोहम्मद शाह, उसके बाद में मैं राम सिंह बन चुका, तो उसके कारण से मेरे परिवार में आकर मैं बोला कि वो क्यों भटक रहे हो, जो पहले अपने बाप दादा थे ऐसे बन जाओ, तो अपनी जो घर वापस आ जाएगी तो अपने के लिए सबका सहारा है। ये लोग निमावर के पास जामनेर गांव में रह रहे थे। ये लोग मदारी समाज से हैं। ये लोग सनातन धर्म में वापसी के बाद काफी खुश हैं। और अब बात करेंगे ज्ञानवापी की, जो कि देश भर में बहस का मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब 2 टूक बयान दे दिया है। और हालात ये है कि अब इस पर जमकर बयानबाजी भी हो रही है। अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर पलटवार किया है, पूरा अपडेट किया है, क्या सियासत इसको लेकर हो रही है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए आप। ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा अब एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। अदालत में इस पर सुनवाई चल रही है, वहीं मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक इस पर बहस जारी है। लेकिन सोमवार के दिन ज्ञानवापी पर सीएम योगी की प्रतिक्रिया ने इस मामले को फिर चर्चा में ला दिया है। एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मुद्दे पर 2 टूक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से ज्ञानवापी विवाद का हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। सीएम योगी के इस बयान पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उन्हें तुरंत घेरा और सीएम बंगले की याद दिला दी। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा, मुख्यमंत्री आवास की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि हमें जल से क्यों धुलवाया था। वहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी कहा कि ज्ञानवापी मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। मंदिर ही बोला जाएगा, उसको मस्जिद तो कदापि नहीं बोला जाएगा। और मंदिर बोलना ही सत्य है और इस सत्य को सबको स्वीकार करना चाहिए। यानी कि योगी जी के बयान को मैं 100% माननीय योगी जी के बयान के साथ। और खबरों में आगे बढ़ते हुए तेज रफ्तार से खबरों पर स्पीड न्यूज में आजादपुर सब्जी मंडी वो दिल्ली के पहुंचे, जहां पर जो सब्जी विक्रेता हैं और साथ ही जो मंडी से खरीदने वाले जो सब्जी विक्रेता हैं जो अलग अलग बाजारों में लगाते हैं, उनसे उन्होंने बात करके मंडी का हालचाल जाना है, रेट्स के बारे में अपडेट्स ली हैं। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी जो कि आजादपुर मंडी पहुंचे, उन्होंने सब्जियों के रेट पर लोगों से बात की, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था और लोग वहां पर पहुंचते हैं कि सस्ते दाम में वहां पर कुछ राहत मिलती हुई उस मंडी बाजार में सब्जियां मिले। और वहीं पर जो लोग पहुंचे थे उनसे राहुल गांधी ने बातचीत की। जो महंगाई इस वक्त सब्जी को लेकर के, खाने पीने चीजों को लेकर के है, उसको लेकर के राहुल गांधी ने चर्चा की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी एक बार फिर से अपने अलग अंदाज में नजर आए। इससे पहले आपने देखा था ट्रक ड्राइवर्स के साथ, करोल बाग में दिल्ली के मैकेनिक्स के साथ उन्होंने मुलाकात की थी। हरियाणा भी वो पहुंचे थे और अब वो दिल्ली की जो सबसे बड़ी सब्जी मंडी है आजादपुर सब्जी मंडी, वहां सुबह सुबह पहुंच गए, क्योंकि वही वो वक्त होता है। और इसीलिए कहते हैं कि राहुल गांधी की कोशिश यही है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो राहुल गांधी आजादपुर सब्जी मंडी। और देखिए, हम जो तस्वीरें हैं वो भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि राहुल गांधी कैसे सब्जी मंडी पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत की है। खासतौर पर जो टमाटर हो गए, अदरक हो गए, हरी मिर्च हो गए, इनके दाम आसमान को छू रहे हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी इन दिनों बात करने के लिए सब्जी मंडी पहुंचे। यहाँ तक कि फल के दाम भी बढ़ चुके हैं और साथ ही अगर मटर की बात करें तो उसके भी दाम काफी बढ़ चुके हैं। दिल्ली की सब्जी मंडी राहुल गांधी पहुंचे हैं और साथ ही जितने भी व्यापारी थे सब्जी वाले, उनसे भी राहुल गांधी ने बातचीत की है। उनसे भी जाना कि क्या उनको कोई राहत मिलती हुई नजर आ रही है और अभी जो बढ़ते हुए दाम है उससे क्या उनके व्यापार में किसी भी तरीके का असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे सब्जी मंडी की, जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे लोगों से बातचीत करने के लिए। जितने भी लोग आजादपुर मंडी में उस वक्त मौजूद थे उन सबसे राहुल गांधी ने बातचीत की और इसके अलावा जो व्यापारी थे उनसे भी राहुल गांधी ने बातचीत की। तो दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी पहुंचे राहुल गांधी और यहां पर सब्जी विक्रेताओं के साथ
उन्होंने मुलाकात की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी की, जब आजादपुर सब्जी मंडी को पहुंचे। सुबह सवेरे ही वो सब्जी मंडी पहुंच गए, क्योंकि यही वो वक्त होता है जो सब्जियों के थोक विक्रेता हैं वो वहां से लेकर जाते हैं सब्जियां, और आजादपुर मंडी में सब्जियां आती हैं और उसके बाद अलग अलग जगहों पर दिल्ली एनसीआर के यहाँ से लोग सब्जी लेकर के जाते हैं। और ये विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी वक्त की तस्वीर है जब राहुल गांधी पहुंचे थे सब्जी मंडी, आजादपुर सब्जी मंडी, जहां पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ लग चुकी है। सुबह सुबह का ये वक्त है जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे और जितने भी व्यापारी थे और जो लोग सब्जी खरीदने आए थे उनसे महंगाई को लेकर के बातचीत की कि उनके किचन पर, उनके जेब पर कितना असर इसका पड़ रहा है। खासतौर पर जो दुकानदार है जो यहाँ से आजादपुर सब्जी मंडी से इतनी सुबह सब्जी खुद किनारा करूं और सीमा के ऊपर ही इल्जाम लगा रहा है सचिन वी के मैंने सीमा को नहीं बुलाया था, सीमा खुद आई थी। और उसके अलावा 2 बंदे और थे जो पकड़े गए हैं और उन्होंने भी फिर सीमा के खिलाफ ही बयान दिए हैं। सीमा के इस्लाम छोड़ने और भारत आने से पाकिस्तान तलमिलाया है। वो दिन रात भारत से इस बात का बदला लेने के लिए नए प्लान बना रहा है। अपनी ट्रोल आर्मी उतार चुका है। प्रोपेगेंडा फैक्ट्री 24 घंटे काम कर रही है। भारत को गड्ढे में धकेलने का ख्वाब पालने वाला पाकिस्तान खुद तबाही की गहरी खाई में गिरता चला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले और एक खबर बिल्कुल सच होने वाली और शुरुआत कर सकता है अमेरिका। बलूचिस्तान की निर्वासित प्रधानमंत्री डॉक्टर नायला कादरी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए दुनिया के बिग बॉस से फरियाद लगा चुके। फरियाद पर सुनवाई हो रही है और पाकिस्तान में शोर ये कि इस बार पाकिस्तान के टुकड़े एक बार फिर होना लगभग तय है। ये जो मौका आज है नरेंद्र मोदी जी के पास और बीजेपी की सरकार के पास, शायद कल ना हो। तो आज बलूचिस्तान को उनके प्रोएक्टिव रोल की ज़रूरत है। जो लाल किले से बोला था उस पर अमल करने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में निगरान सेटअप का मामला ताहाल तातुल का शिकार। वजीर आला बलूचिस्तान और अपोजिशन लीडर के दरमियान अब तक कोई मुलाकात न हो सकी। बलूचिस्तान असेंबली की मुद्दत खत्म होने में 15 रोज से भी कम का वक्त रह गया है। वजीर आला बलूचिस्तान की जानिब से निगरान सेटअप के कयाम के हवाले से राबिता नहीं किया गया है। जिस तरह हम 71 में 1971 में 2 लाख तो हुए थे, इसी तरह बलूचिस्तान भी लादा हो जाए, क्योंकि हमारा तो बलूचिस्तान पार्ट एंड पार्सल है। हमारा सब कुछ तो बलूचिस्तान आता है। ऐसे आपको पता है कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। पीएम मोदी या इंडियन गवर्नमेंट ये स्टेप ले कि कोई आवाज़ उठाए यूएन में, हो सकता है। हमने बांग्लादेश लैदा होते हुए देखा हुआ है, ठीक है, हमारे बड़ों ने देखा। मुझे नहीं लगता हम बलूचिस्तान को भी इस तरह लैदा होते देखेंगे। ये 42 से शहबाज शरीफ की शक्ल देख के कह देते हैं लो भाई भी गाड़ी आ गया। मतलब इस तरह के हमारे यहाँ पर इस टाइम चल रही है सिचुएशन। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आजादी के नारे लग रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है। ये मांग पहुंच चुकी है दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं के बॉस मोदी तक।